हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने भारत की नदियों के बारे में। वैसे अपने भारत में नदियां जो मुख्यतः होती हैं ये कितने प्रकार की हैं, तो अपने भारत में जो नदियां होती हैं वो 3 प्रकार में बांटी गई हैं। सबसे पहली नदी को हम लोग बोलते हैं हिमालयी नदियां, और दूसरी नदी को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां या मौसमी नदियां। अगले को हम लोग बोलते हैं अंतःस्थली या फिर मैदानी नदियां। तो वास्तव में जो नदी ग्लेशियरों से जिनका निर्माण होता है उस नदी को हम क्या कहते हैं? उस नदी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर की नदी या सदाबहारी नदी बोलते हैं या हिमालयी नदी कहते हैं। मगर जो नदियां मौसम के आधार पर दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं उन नदियों को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी या फिर मौसमी नदी के नाम से जानते हैं। मगर अपने भारत में कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि मैदान से ही निकलती हैं और मैदान में ही जाकर के गिर जाती हैं, तो ऐसी नदियों को हम लोग बोलते हैं अंतःस्थली नदी या फिर मैदानी नदी कहते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक में, हम लोग पढ़ें कि उत्तर से हमारी नदियां जो हैं वो दक्षिण तक किस क्रम में है। तो इस जगह से जो है पेपरों में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्न को इत्तेफाक से रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है कि नदियों का सही क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण तक की जो नदियां हैं उनका सही क्रम क्या है। तो आज हम आपको बिल्कुल YouTube में सबसे पहली बार ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है उत्तर से दक्षिण तक की नदियां, वो भी क्रमशः, यानी सीरियल बाई सीरियल उत्तर से दक्षिण में जो नदियां हैं वो कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग YouTube में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि YouTube में आप लोग देखे हैं कि नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर न बता करके नदियों का उद्गम स्थल, नदियों का मुहाना, नदियों की सहायक नदियां, ये सारा बताया जाता है। मगर सबसे पहली बार आज हम आपको बताने वाले हैं नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहली शुरुआत हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबर 1 पर नदी कौन सी? सिंधु। सिंधु नदी बिल्कुल याद कर लें। सिंधु नदी जो है अपनी, ये नदी सिंधु नदी ये वर्तमान के लद्दाख एरिया में आती है और यह चीन तिब्बत की मानसरोवर झील के समीप सानो ख्वाबा भेमनत से निकलती है और उसके बाद ये अपने लद्दाख राज्य के जो दम चौक है, दम चौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है और उसके बाद सीधे पाकिस्तान चली जाती है। तो प्रश्न बनता है भारत की सबसे उत्तरी नदी कौन सी है? तो आंसर आता है भारत की सबसे उत्तरी नदी सिंधु नदी है, यानी कि यह नदी भारत की सबसे उत्तरी नदी कहलाती है। याद कर लेना है, भारत की सबसे उत्तरी नदी, बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो भारत की सबसे उत्तरी नदी कौन सी है? नंबर 1 पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब सबसे उत्तर में है। इसके बाद अगर हम दूसरी नदी की बात करते हैं, दूसरी कौन सी नदी है? तो सिंधु के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी नदी आती है? तो इसके बाद नदी आती है झेलम। झेलम यानी झेलम जो नदी है ये अपने भारत में सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है, सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। और उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु के बाद नंबर 3 पर कौन सी नदी स्थित है? तो चिनाब। चिनाब नदी यानी सिंधु के दक्षिण में कौन सी है? चिनाब नदी है। और चिनाब नदी के दक्षिण में कौन सी है? तो यहाँ देखेंगे चिनाब के बाद आती है झेलम, चिनाब के बाद आपकी नदी आती है जिसे हम लोग रावी के नाम से जानते हैं। रावी, रावी नदी के नाम से जानते हैं। और 5 नंबर पर हम लोग देखते हैं कौन सी नदी है जो कि क्रम से आती है, उसके बाद आती है ब्यास नदी। यानी कि हमारी जो ब्यास नदी है वो किसके बाद आती है? तो सबसे उत्तर में स्थित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। फिर उसके बाद कौन सी नदी है? झेलम नदी है। फिर उसके बाद कौन सी नदी आती है नीचे? चिनाब नदी। उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास। और अगली नदी 6 नंबर पे देखते हैं हमारी नदी कौन सी है? तो आंसर होता है सतलज। सतलज नदी जिसे हम कहते हैं, ये नदी आती है जो कि उसके क्रम में है। अब हम यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी सतलज नदी के बाद अगर कोई ऐसी नदी है जो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है, वो कौन सी है? तो याद कर लें, लूनी नदी। लूनी नदी। मगर एक बात ध्यान रखना है, यह लूनी नदी जो है
यह नाग पहाड़ी जो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी नाग चोटी से निकलती है, जिला अजमेर बनता है जो अरावली पर्वत श्रृंखला में आता है। और यह एक प्रकार की कैसी नदी है? लूनी नदी एक प्रकार की अपने भारत की अंतःस्थलीय नदी है। यह अंतःस्थलीय नदियों में से सबसे लंबी नदी है, तो याद रखना है सबसे लंबी। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको कि भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? आंसर आता है लूनी नदी। लूनी नदी ये सतलज नदी के दक्षिण में है जो कि पश्चिम में प्रवाहित होती है। तो एक बार आप लोग गौर करेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो सिंधु नदी की बात की जा रही है इसका बहाव किस दिशा में है, तो याद रखना है इसके बहाव की अगर हम इधर चर्चा करते हैं, इनके क्रम को हटा के अगर हम चर्चा करें, इनके सारे के सारे जो बहाव हैं वो कहाँ पर हैं? सिंधु नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, झेलम नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, चिनाब पश्चिम में होती है, रावी भी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, ब्यास भी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, सतलज भी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। और जो हम लोगों ने 7 नंबर की अपनी नदी पढ़ी हुई है यानी कि लूनी नदी, ये 7 नंबर की नदी है और 1 नंबर 2 3 4 5 और ये 6 7 यानी 7 नंबर पे जो नदी है लूनी ये पश्चिम में ही प्रवाहित होती है। मगर हम लोग यहाँ पर एक बात समझेंगे कि ये जो हमारी नदी है जिसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि लूनी नदी किसके बाद सबसे दक्षिण में है, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली हमारी अगर हम दक्षिणी नदी के उत्तर भारत की नदियों में से यानी कि यहाँ से उत्तर भारत समाप्त हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर भारत का पार्ट जहां से खत्म होता है वो कहां है? लूनी नदी। क्यों? क्योंकि लूनी नदी जो होती है ये कहां जाके गिरती है? तो ये गुजरात के कच्छ के मैदान में, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह नदी मैदान से निकलती है, मैदान में ही विलीन हो जाती है, इसलिए इस नदी को हम अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। और यह नदी एक बार पुनः समझने की कोशिश करें कि ये नदी जो है राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला की नाग चोटी से निकलती है और उसके बाद राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए, गुजरात के अगर हम चर्चा करें तो गुजरात के जो लूनी नदी है तो गुजरात की कच्छ की खाड़ी में नहीं पहुंचती है, ये कच्छ के मैदान में ही विलीन हो जाती है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। यह नदी अपने भारत की कैसी नदी है, तो वो याद रखना है अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि ये विशेष प्रश्न है अंतःस्थलीय नदी। मगर अब हम लोग आगे पहले पढ़ते हैं उसके बाद आगे समझेंगे। लूनी नदी के बाद हम लोग 8 नंबर पे समझें अपने भारत में उत्तर से दक्षिण तक कैसे नदियों का क्रम बनता है। तो लूनी के बाद अब हम बात करेंगे पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले सतलज के बाद और लूनी के बीच की अगर बात करते हैं तो आंसर आता है गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी है सतलज या लूनी के बाद उसके दक्षिण में कौन सी नदी है? आंसर आता है गंगा नदी। और गंगा नदी के बाद कौन सी नदी आती है? तो यहाँ पर 9 नंबर पे याद कर लें यमुना। यमुना यानी कि यमुना नदी जो है वो इसके दक्षिण में है। मगर अब प्रश्न आता है यमुना नदी के दक्षिण में कौन सी है? तो यहाँ 10 नंबर पे आपको याद कर लेना है चंबल नदी, यानी कि यहाँ पर कौन सी नदी आती है जो इसके दक्षिण में स्थित है? तो आंसर होता है चंबल। और चंबल के बाद कौन सी है? तो यहाँ याद कर लें कि चंबल के बाद आती है बेतवा नदी। बिल्कुल, बेतवा नदी जिसे हम लोग कहते हैं, चंबल नदी जिसे कहते हैं, ये नदियाँ यमुना की क्रमशः सहायक नदियां हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका जो क्रम होता है वो इनके बहने का जो है क्रम है। और अगर हम 12 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो 12 नंबर के प्रश्न पे बेतवा के बाद आती है केन नदी। केन नदी जो है ये भी एमपी से निकलती है और किसकी सहायक है? आंसर याद कर लो, यमुना की सहायक नदी है। और केन के बाद अगर हम और बात करते हैं 13 नंबर पे सोन नदी। सोन नदी, अब प्रश्न आता है सोन नदी के बाद, मगर यहाँ पर पुनः एक बार समझ लीजिएगा कि लूनी के बाद जो नदियाँ हैं यह गंगा नदी पूर्व की दिशा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है जो इसका बहाव किस दिशा में है? इसका बहाव
उत्तर पूर्व, उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर जाता है, यानी पूर्व दक्षिण की ओर इसका बहाव होता है। तो भारत में अगर इस तरीके का ग्राफ बनता है तो ये पूरब है, ये दक्षिण है। तो ये नदी बंगाल में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, तो ये क्या कहलाता है, पूर्व दक्षिण की ओर ये इसका बहाव है गंगा नदी का। और यमुना नदी जो है इसकी सहायक नदी हो जाती है, जो यमुना गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी सीधे यमुना की सहायक हो जाती है। और बेतवा नदी किसकी सहायक हो जाती है? यमुना की हो जाती है। केन नदी किसकी सहायक हो जाती है? यमुना की हो जाती है। मगर सोन नदी किसकी सहायक होती है? तो सीधे गंगा की सहायक होती है। तो इन नदियों को ध्यान रखना। इसके पहले जैसे अभी जो भी नदियां पढ़ी, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज और लूनी, ये सारी की सारी नदियां किस दिशा में प्रवाहित होने वाली रही हैं? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां रही हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वो नदियां जो कि पश्चिम की दिशा नहीं, उसके क्रम में उत्तर से दक्षिण के क्रम में निचले उतरते हुए क्रम के दौरान में गंगा की बात करते हैं, तो गंगा ये जाती है पूर्व दक्षिण की दिशा में जाती है। यमुना भी जो जाती है वो पूर्व की तरफ जाती है। उसके बाद चंबल जो नदी होती है यह किस दिशा में जाती है? उत्तर दिशा में जाती है। बेतवा उत्तर दिशा में जाती है। केन जो है उत्तर दिशा में जाती है, मगर सोन पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। नदियों के बहाव की दिशा, यानी कि नदियों के बहाव की दिशा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी। तो यहाँ चाहो तो एक बार हम और बता दें आपको कि यहाँ जैसे बात करी जा रही है कि किस तरीके से नदियों का बहाव याद करना है। तो पहले प्रश्न आपका बना कि जो गंगा नदी है यह उत्तर पूर्व की ओर, ये अपना भारत अगर बनता है तो भारत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे ध्यान रखना है। कहाँ? तो इसे याद रखना, बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल खाड़ी, ठीक है। और ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कलकत्ता के आगे जाके गिरती है। और दूसरी नदी यमुना है, किसकी सहायक हुई? गंगा की। ये हुई आपकी गंगा और ये हुई यमुना। और ये कौन सी? चंबल किसकी सहायक हुई? चंबल हुई जो है यमुना की, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं बेतवा किसकी हुई? यमुना की। केन किसकी हुई? यमुना की। मगर सोन किसकी हुई? सीधे गंगा की। तो ये नदियां जो हैं कहीं ना कहीं उत्तर की ओर जाती हैं, यानी इनका रुख उत्तर की ओर होता है, जो कि चंबल, बेतवा और केन। मगर सोन का जो रुख होता है वो सीधे कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। मगर गंगा का जो बहाव है वो यानी कि पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा में गंगा का बहाव बंगाल की खाड़ी में होता है। अब हम लोग चलते हैं अपनी सोन नदी के बाद जो हमारा क्रम बनता है, हम 14 नंबर के क्रम की नदी पर चलते हैं। सोन जाती है पूर्व की दिशा में। एक बार हम फिर देखते हैं पश्चिम की दिशा की नदियों में से नर्मदा, नर्मदा। अब यहाँ पर जो नर्मदा नदी की बात की जा रही है तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि नर्मदा नदी अपने भारत की पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जो कि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर आपको करना है नर्मदा नदी है जो सबसे लंबी नदी है। अब प्रश्न ये बनता है कि नर्मदा नदी जहाँ से सोन नदी निकलती है वहीं से नर्मदा नदी निकलती है। यानी कि अगर एक उदाहरण समझना चाहें तो ये हो गई अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी के पूर्व से निकलती है सोन और उसके पश्चिमी भाग से निकलती है नर्मदा। यानी कि ये है अमरकंटक। अमरकंटक जो पर्वत चोटी है किस राज्य में? एमपी में। एमपी में अमरकंटक की चोटी से पूर्व की तरफ जाती है, आपको याद करना है, सोन, और पश्चिम की तरफ जाती है नर्मदा। तो इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल का मूल स्थान क्या हुआ? अमरकंटक की चोटी। याद कर लेना है राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की चोटी से निकलती है। मगर हम लोग वापस चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे। तो प्रश्न आपका बना 15 नंबर पे, इस नदी के बाद, नर्मदा के बाद अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण की तरफ जैसे उतरते हैं तो कौन सी नदियां आती हैं? तो यहाँ पर नर्मदा के बाद आ जाती है ताप्ती। ताप्ती के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे अगली आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं माही, माही नदी।
अब इसके बाद अगर हम बात भी कर रहे हैं, माही नदी के बाद कौन सी नदी अपने प्रमुख नदी है जो कि अपने भारत में क्रमशः दक्षिण की तरफ अपनी होती चली जाती है, तो इसकी बात 16 के बाद हम 17 नंबर पे देखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, आंसर याद रखना, गोदावरी नदी। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगर नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम पढ़ते हैं कि कौन सी नदियां क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर अपना जो है स्थान सुनिश्चित करती हैं, तो उनमें गोदावरी का नंबर जो आता है वो ताप्ती, नर्मदा और माही के बाद आता है। और गोदावरी के बाद अगर हम बात करेंगे 18 नंबर पे देखेंगे तो कृष्णा नदी, यानी कि कृष्णा नदी जो आपकी है ये है जो कि इसके जस्ट बाद प्रवाहित होती है, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो उत्तर में है, कृष्णा नदी उसके दक्षिण में है। और अगर इनके बाद की भी बात करें तो कृष्णा की कुछ सहायक नदियां हैं जो उनके नीचे हैं, जैसे अगर हम याद ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर 19 नंबर पे याद कर सकते हैं भीमा नदी। भीमा जो नदी है ये वास्तव में कृष्णा की सहायक नदी है जो कि किसके दक्षिण में है, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। और उसके बाद 20 नंबर पे अगर याद करना चाहें तो यहाँ याद कर सकते हैं एक नदी है जिसे तुंगभद्रा कहते हैं, तुंगभद्रा नदी। तो ये तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है, इसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो कि इस भीमा नदी के दक्षिण में कर्नाटक में प्रवाहित होती है। मगर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगली नदी जिसे हम लोग बोलें तो वो नदी आएगी इसके बाद, कृष्णा के बाद आती कावेरी, यानी कि कावेरी नदी जो आती है वो किसके बाद आती है, भीमा और तुंगभद्रा के बाद नीचे प्रवाहित होती है। और इसके बाद भी अगर हम बात कर रहे हैं 22 नंबर की नदी की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे की ओर पूर्व की ओर बहने वाली नदी, एक पश्चिम की ओर पहले बहती है पेरियार, पेरियार यानी पेरियार नदी। और बिल्कुल 23 नंबर पे हम पढ़ते हैं पेन्नार नदी, पेन्नार। तो यहाँ पर ध्यान, एक चीज़ की बात को थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि अभी आप यहाँ समझो, जैसे अभी चर्चा हुई कि इनमें से कौन सी नदी, जैसे नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो आंसर क्या करना है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी कहाँ प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा में। माही नदी कहाँ प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। मगर हम आपको एक बात बताएं, यहाँ पर नर्मदा नदी के जस्ट उत्तर में एक छोटी नदी है जिसे हम महत्वपूर्ण रूप से बोलते हैं साबरमती नदी, यानी साबरमती नदी यहाँ पर है जो कि कहाँ प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा की ओर ही प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है। और प्रश्न आपका यहाँ से चेंज हो जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसके बाद गोदावरी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, पूर्व दिशा में, बंगाल की खाड़ी में जाती। ये कहाँ प्रवाहित होती, बंगाल की खाड़ी में जाती। ये दोनों नदियाँ इनकी सहायक हैं, इसलिए इसको छोड़ दो। तुंगभद्रा के बाद कावेरी कहाँ जाती, बंगाल की खाड़ी में। पेरियार कहाँ जाती, तो इस प्रश्न यहाँ थोड़ा उल्टा होगा। पेरियार नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली, इसका मतलब होता है अरब सागर। बिल्कुल ध्यान रखना है, पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली मतलब होता है अरब सागर में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, पेरियार नदी है जो केरल में प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाती है। इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं, तो याद कर लें अरब सागर, यानी कि ये नदियाँ भी जो हैं वो अरब सागर में ही गिरती हैं। मगर जितनी पूर्व की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूर्व की ओर कौन सी नदियाँ जाती हैं, तो यहाँ पर सारी की सारी जो जाती हैं बंगाल खाड़ी में जाती हैं। यानी कि ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो ये नदियाँ सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अब हम लोग इसके बाद यहाँ नीचे अभी थोड़ा सा समझें। यहाँ पर बात करी गई पेन्नार की और बात करी गई पेरियार की। ये दोनों नदियाँ जो हैं दोनों केरल की हैं, मगर पेरियार नदी थोड़ा उत्तर में है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली अंतिम नदी है। कहने का मतलब है कि हमारी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली या अरब सागर में गिरने वाली अंतिम नदी कौन सी है, अंतिम नदी। इसके बाद अपने भारत की कोई नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित नहीं होती है। बिल्कुल वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। मगर क्वेश्चन आता है पेन्नार नदी, तो पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्रश्न अगर इस तरीके से इसे आप भारत बना देते हैं तो भारत में पश्चिम की ओर कौन सी प्रवाहित होती है, पेरियार नदी, और पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु होते हुए यानी कि ये जो है केरल से होते हुए तमिलनाडु का भाग जो पड़ता है उसको पार करके निकल जाती। यानी कि ये अगर केरल है और ये तमिल, तो यहाँ से ऐसे निकल करके ये सीधे
कहाँ पहुँचती है? बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है। तो प्रश्न क्या बना? बंगाल की खाड़ी में सबसे दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी है, आखिरी नदी कौन सी है? याद कर लो, केरल में प्रवाहित होने वाली नदी पेन्नार नदी, ये सबसे अंतिम नदी है। मगर अब हम लोग इनके बारे में सबसे पहले एक चीज देख लें कि इनकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी नदियां हैं जो इनकी सहायक की अगर हम चर्चा करेंगे कि इनकी सहायक नदियों में से कौन सी नदियां आती हैं। तो यहाँ पर सबसे उत्तर में हम लोग चलेंगे, बिल्कुल सबसे पहली नदी से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जो हमारी नदी है सिंधु। तो यहाँ समझना आप लोग, सिंधु नदी कैसी नदी है? मूल नदी है। मूल नदी जिसे कहते हैं, वास्तविक नदी जिसे कहते हैं, क्योंकि यह नदी वो नदी है जो कि स्वयं में उद्गमित होती है और स्वयं में किसी सागर में गिरती है। यानी कहाँ गिरती है? तो प्रश्न होगा अरब सागर, अरब सागर। तो ये नदी अरब सागर जो है में गिरती है, या फिर ये पश्चिम में प्रवाहित होती है, ये कह सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि यह किसकी सहायक है? तो सिंधु किसी की सहायक नदी नहीं है। मगर फिर यहाँ पर समझेंगे कि इसके बाद की जो नदियाँ हैं, जैसे अब इनकी चर्चा की जा रही है, तो ये नदियाँ सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे। ये झेलम नदी किसकी सहायक है? तो झेलम नदी सबसे पहले चिनाब में आकर के मिलती है, चिनाब में। और चिनाब किसकी सहायक है? सिंधु की। यानी कि झेलम नदी किसकी सहायक है? झेलम नदी आपको याद रखना है चिनाब की सहायक है। इसमें हम इधर लिख देते हैं तो आसान हो जाएगा आपको याद करने में। प्रश्न बनता है झेलम किसकी सहायक है? ये किसी की सहायक नहीं, ये किसकी सहायक है? झेलम तो यहाँ कर सकते हैं चिनाब की सहायक है। ठीक, चिनाब किसकी सहायक है? तो क्या करेंगे? चिनाब जो है वो सिंधु की सहायक है, सिंधु नदी की सहायक है। और रावी किसकी सहायक है? तो जो रावी नदी है, जिसे आप रावी नदी कहते हो, ये नदी जो है मूलतः चिनाब में जाकर के मिलती है। ये चिनाब, तो ये चिनाब की सहायक नदी है। ब्यास किसकी है? ब्यास सतलज की सहायक है। और सतलज नदी किसकी सहायक है? ये ध्यान रखना, ये सतलज नदी जो है किसकी सहायक है? तो ये सहायक है आपकी चिनाब की। चिनाब में आकर के मिलती है। अब प्रश्न आता है लूनी नदी कैसी नदी है? तो फिर जान लो, अभी हमने बोला था लूनी नदी एक मूल नदी है। वास्तव में ये नदी न तो किसी की सहायक है और न ही ये किसी सागर में गिरती है। ये तो कच्छ के मैदान में जाकर के विलीन हो जाती है। लूनी नदी अंतस्थली, भारत की सबसे बड़ी अंतस्थली नदी है जो कि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। जो कि पड़ता कहाँ है? तो याद कर लें, गुजरात में पड़ता है। और कच्छ का मैदान जो है वो अरब सागर के तटीय मैदानों में से आता है। अब प्रश्न आता है गंगा नदी किसकी सहायक है? तो गंगा नदी भी एक मूल नदी है जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकल करके भागीरथी नाम से आती है। और उसके बाद अलकनंदा के मिलने पर यहाँ पर यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर, उसके बाद इसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये जो गंगा नदी है वो किसी की सहायक नदी नहीं है, वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, इसलिए इसे मूल नदी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यमुना नदी किसकी सहायक है? तो यमुना नदी याद कर लें, ये नदी सहायक है जिसे हम गंगा कहते हैं। ये नदी गंगा की सहायक है, यानी यमुना नदी गंगा की सहायक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसके बाद चंबल नदी का प्रश्न है जो 10 नंबर का है। ये किसकी सहायक है? तो इसे याद कर लें कि ये जो है मूलतः यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद कर लो, बेतवा नदी जो है वो भी यमुना की ही है, यमुना। यानी बेतवा नदी किसकी सहायक है? यमुना की। केन किसकी है? आंसर यमुना की, यमुना नदी की। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं चंबल, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो याद कर लो भाई, ये आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद ये जो हमारे प्रश्न हैं
आती नदी है आपकी जो सोन है। सोन किसकी है? तो याद कर लो, सोन नदी गंगा की सहायक है। और कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपके पूर्ण रूप से जो कहा जाता है पटना में कहा जाता है। पटना के भाग में आप इधर देखेंगे तो उस जगह से इसे मिला दिया जाता है। और एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो गंगा का जो हमारा एक क्वेश्चन होता है, कहा जाता है कि गंगा नदी एक प्रमुख नदी है और भारत की सबसे लंबी भी नदी है। इसे क्या बोलते हैं? भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी सबसे बड़ा गंगा का तंत्र बनाती है अपने पूरे भारत में। सबसे बड़ी, सबसे अधिक नदियों को सहायक नदियों के रूप में अपने में समाहित करती है और इससे अधिक नदियां किसी नदी की सहायक नदी नहीं है। अब प्रश्न यहाँ पर हम लोग अगला पढ़ते हैं कि ये जो आती है जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी सोन नदी किसकी है। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि हमारी ये जो सोन नदी है, जिसे सोन नदी कहते हैं, किसकी सहायक नदी हुई? तो ये नदी हुई आपकी गंगा की। सोन नदी 13 नंबर आप पे है, किसकी सहायक हुई? गंगा की। अब प्रश्न अगला है यहाँ पर, नर्मदा किसकी सहायक है? तो याद कर लो भाई, किसी की सहायक नहीं है। ये अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है, किसी की सहायक नहीं। ताप्ती किसी की सहायक है? बिल्कुल याद कर लो बेटा, किसी की सहायक नदी नहीं है। माही किसी की सहायक है? ये किसी की सहायक नहीं। और अगला प्रश्न यहाँ पर फिर देखेंगे, अगले प्रश्न पे देखेंगे कि गोदावरी नदी जिसे आप लोग कहते हो, तो गोदावरी नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। मगर ये कहाँ बहती है? ये पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती। कृष्णा नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। मगर भीमा नदी किसकी सहायक है? तो भीमा नदी आती है किसकी? कृष्णा की। तो बिल्कुल याद कर लो, भीमा नदी कृष्णा की सहायक है। और उसके बाद तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो तुंगभद्रा नदी है ये भी कृष्णा की ही सहायक नदी है, बिल्कुल। और अगला कावेरी नदी, ये किसी की सहायक नदी नहीं है। पेरियार नदी, ये किसी की सहायक नदी नहीं है। पेन्नार नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। यानी कि अब हम लोगों ने किस क्रम में देखा है कि उत्तर से दक्षिण तक हमारी जो नदियों का सही क्रम रहा है वो किस तरीके से रहा है। तो अगर आप 2 मिनट समय देते हैं तो अभी आप लोगों को जो है इनका उद्गम स्थल भी हम आपको बता देते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले टारगेट पे, इनका उद्गम स्थल देख लेते हैं और एक एक पूरे पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था? सबसे पहला था हमारा जिसे हम लोग सिंधु नदी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी के बारे से लोग हम उठाते हुए सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर चलेंगे कि सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो या तो चीन या तो उसे तिब्बत बोला जाता है। चीन या तिब्बत का भाग है, चीन ने कब्जा कर रखा हुआ है तिब्बत का जो क्षेत्र था। अब प्रश्न है, यहाँ पर एक झील है जिसे मानसरोवर बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, मानसरोवर। और इस झील के समीप में एक ग्लेशियर है, उत्तर में एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है सानो ख्वाबाब, याद कर लेना है, सानो ख्वाबाब। बिल्कुल एक बार शब्दों पर फिर जाइएगा, सानो ख्वाबाब हिमनद है, वहां से निकल के आती है और सबसे पहले लद्दाख के कौन से भाग में प्रवेश करती है? तो आंसर याद कर लें, सिंधु नदी दम चौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है जो कि हमारे लद्दाख में स्थान पड़ता है। और उसके बाद ये जो है यह नदी कहाँ चली जाती है? चिल्लास, यानी कि ये चिल्लास भूभाग है जो जम्मू कश्मीर के भाग में आता है। और इसके बाद ये नदी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। याद कर लो, ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, सिंधु नदी भारत में दम लगा के आती है और चिल्लाते हुए जाती है। यानी कि सिंधु नदी भारत में जो है दम लगा के आती है और चिल्लाते हुए चली जाती है। यानी कि चिल्लास के पास कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान, याद करना है आपको, यानी कि पाकिस्तान भूभाग है, देश है, चिल्लास के नाम से जाना जाता है। ये पड़ता कहाँ पर है? तो पाक में पड़ता है, पाक मीन्स पाकिस्तान। अब फिर हम अगली नदी के बारे में चलते हैं। जो अगली नदी है आपका, तो उसका उद्गम स्थल आप देख लीजिएगा, इसे हटा देते हैं। तो प्रश्न आपका बना कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी को भी आप जान लो, झेलम नदी का जो मूल उद्गम स्थल होता है वो बेरी नाग झील से होता है और ये झील लद्दाख में आज स्थित है। बिल्कुल याद कर लो, लद्दाख में स्थित है बेरी नाग झील। और
चिनाब नदी जो है ये बारालाचा दर्रा जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? हिमाचल में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद कर लेना है। बारालाचा दर्रा से निकलती है। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर याद कर लो, रोहतांग दर्रे से निकलती है। बिल्कुल, रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा इसका उद्गम स्थल है। और वास्तव में यहाँ पर ब्यास नदी की बात करें तो आंसर यही करना है, रोहतांग दर्रे के समीप, ये रोहतांग दर्रा जिसे कहते हैं दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपनी अगली नदी की, सतलज नदी भी आपको चीन तिब्बत करना होगा, यानी कि आंसर क्या करना है? चीन तिब्बत करना है, चीन या तो तिब्बत के भूभाग मानसरोवर के समीप, इसके समीप स्थल आता है राकसताल। बिल्कुल याद करना है, एक बार फिर बता देते हैं क्या करना है? राकसताल करना है आपको, राकसताल इस जगह से निकल के आती है, जो कि ग्लेशियर के रूप में चीन तिब्बत में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं अगले, लूनी नदी ये जो आती है वो आरजे की अगर बात करें तो यहाँ पर अरावली जो पर्वत है, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई पुराना पर्वत है वो भी परतदार पुराना पर्वत, आंसर आता है अरावली पर्वत। यानी दुनिया के सबसे पुराने पर्वत में से किसका नाम आता है? भारत में स्थित है, जिसको अरावली पर्वत कहा जाता है। किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन आपको याद करना होगा, राजस्थान में। अरावली आरजे के अजमेर जो जिला बनता है, इसकी एक चोटी है नाग चोटी, याद कर लेना। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हम बोल देते हैं नाग चोटी से निकलती है, जिसे नाग चोटी कहा जाता है, ये इसका उद्गम स्थल है। मगर ये नदी अभी हमने बोला था अंतःस्थलीय नदी है, यह कोई मूल नदी नहीं है। अब प्रश्न बनता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यूके उत्तराखंड के जो होता है गंगोत्री, जो एक ग्लेशियर है, इस गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान, गोमुख कहा जाता है, तो इस गोमुख नामक स्थान से होता है उत्तराखंड में। मगर ये नदी जब गोमुख नाम से निकलती है, स्थान से निकलती है, तो उसे हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। और जब ये नदी अलकनंदा से मिलती है तो इसे गंगा कहा जाता है। कहाँ पर? देवप्रयाग, यानी कि देवप्रयाग नामक स्थान पर इस नदी को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, उत्तराखंड में। अब फिर प्रश्न आता है यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यूके उत्तराखंड का यमुनोत्री ग्लेशियर होता है, मगर ये इस ग्लेशियर के स्थान का नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बंदरपूंछ स्थान से निकलती है, जिसे हम लोग यमुनोत्री कहते हैं। यानी कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। और उसके बाद यमुना के बाद हम लोग बात करते हैं अपनी अगली नदी की, जिसे हम लोग चंबल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पिछली कुछ परीक्षाओं की बात करें, एसएससी जीडी, रेलवे और अन्य परीक्षाओं ने लगातार क्वेश्चन जैसे यहाँ से पूछा है अगर स्टैटिक प्रकार में, तो इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बस यही पूछे गए हैं कि नदी कहाँ से निकली है, इसकी सहायक नदी कौन सी है। तो उसमें आपको समझना होगा चंबल नदी किसकी अगर सहायक है तो वो तो आप जान चुके हैं, ये जो है यमुना की सहायक है। मगर इसका उद्गम स्थल क्या है? तो आंसर आता है एमपी के एमपी के जानपावा जो चोटी हैं उनसे निकलती है। और यहाँ जिला कौन सा बनता है? तो महू जिला बनता है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो एमपी के ही, जिसे हम कहते हैं विंध्य पर्वत बोलते हैं, तो विंध्य पर्वत से निकलती है। और यहाँ पर रायसेन, अगर यहाँ पर महू जिला है तो यहाँ पर रायसेन जिला से ये निकलती है, रायसेन के नाम से इसे जाना जाता है। फिर यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से जो आता है, अगर हम गौर करें कि केन नदी जो आती है वो कैसे आती है, जैसे गौर करेंगे यहाँ पर कि एमपी
के सिंघावा पर्वत की बात करते हैं, या फिर एमपी के विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं, या जानपावा पर्वत की बात करते हैं, तो यहाँ वही बात आती है कि केन और बेतवा और चंबल ये तीनों की तीनों हैं किसकी सहायक, ये तीनों की तीनों सहायक होती हैं हमारी किसकी, यमुना की। और यमुना में अगर हम बात करें तो केन जो है अंतिम सहायक नदी मानी जाती है, जो कि ये कहाँ से निकलती है वो भी याद कर लो, एमपी के जो है कैमूर एमपी के कैमूर से निकलती है। और इसका अगर हम बात करते हैं जिला कौन सा, सतना जिला से निकलती है। और फिर से देखते हैं सोन नदी कहाँ से निकलती है, एमपी के कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, बिल्कुल याद कर लो, यही आंसर होगा अमरकंटक, यानी कि एमपी के अमरकंटक से निकलती है। यानी आपकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या होगा, एमपी के अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या होगा, एमपी के अमरकंटक। यानी दोनों प्रश्नों का आंसर आप सीधे सीधे एक ही याद कर लीजिए ऐसे, यानी कि सोन का और नर्मदा का एक ही आंसर होगा। ताप्ती कहाँ से आती, बैतूल जिला है, एमपी का ही जिला है। कहते हैं कि काकरी बरड़ी एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी की श्रृंखला से निकल के आती है। फिर नदी अगली बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं माही नदी ये एमपी के भूभाग में जिसे कहते हैं मेहंद झील से निकल के आती है, जिसे हम माही नदी कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आप लोग गौर करो तो हम आपको बताते हैं ये एमएच का मतलब है महाराष्ट्र में नासिक जिले की त्रयंबकम जो है चोटी से निकलती है, जिसे हम कौन सी नदी कहते हैं, गोदावरी नदी। अगर हम कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो एमएच, बात वही होगी एमएच के, केवल अंतर क्या करना है, महाबलेश्वरम। तो ये नदी जो निकलती है महाबलेश्वरम से निकलती है, बिल्कुल ध्यान रखना है, महाबलेश्वरम से निकलती है। अब बात करते हैं भीमा और तुंगभद्रा नदियां। ये दोनों नदियां सह्याद्री पर्वत से निकलती हैं, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी कावेरी नदी की। कावेरी नदी जो है ये कौन सी ऐसी नदी है जिसे अगर हम बात करें कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम स्थल होता है कर्नाटक राज्य से होता है। और कर्नाटक के कहाँ से होता है तो वो भी आप याद कर लो, ब्रह्मगिरी पर्वत है, इस पर्वत से निकलती है, चोटी से निकलती है कावेरी नदी। और अगर हम देखते हैं कि ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली ऐसी नदी है जो कि वर्ष भर प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय नदियों में से वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर आपको करना है कावेरी नदी। बाकी प्रायद्वीपीय भारत की कोई ऐसी नदी नहीं है जो कि वर्ष भर प्रवाहित हो। फिर देखते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पर कर्नाटक पेरियार, वैसे पेरियार नदी पेरियार झील से निकलती है। पेरियार जो झील है ये कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, सॉरी ये केरल करना है आपको, बिल्कुल ध्यान दें, यहाँ पर आंसर आपको क्या करना है, केरल। यानी कि ये कहाँ से निकलती है, केरल से निकलती। फिर पेन्नार की बात अगर हम करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये भी पेरियार झील के समीप से ही निकलती है, यानी कि समीप से निकलती है, जो कि कहाँ से है, आंसर केरल से है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है अभी, आज हम लोगों ने नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम, दूसरा उनकी सहायक नदियां एवं उनके अपवाह की दिशा एवं उनके उद्गम स्थल, यानी कि वास्तव में हम लोगों ने जिस तरीके से इसको देखा तो इसमें 2 in 1 एंड 3 in 1 टॉपिक बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें।